नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो नेचुरल फार्मिंग की अपनी क्लासेस चल रही थी उसमें नेक्स्ट क्लास आज की होने वाली है, जिसमें अपन बात करेंगे साथियों। क्लास नंबर अपनी कौन सी है साथियों? आज की क्लास नंबर 8 है और इस क्लास में अपन टॉपिक कौन से की चर्चा करेंगे साथियों? टॉपिक नंबर 12 की चर्चा करेंगे। कौन से टॉपिक की चर्चा करेंगे साथियों? 12 नंबर के टॉपिक की चर्चा करेंगे। इसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें अपन पढ़ने वाले हैं कि जो अपने जैसे अपन कोई भी क्रॉप की खेती करते हैं तो उसमें आप सभी को पता है कि स्वाभाविक है उसमें कीट भी लगेंगे, सही, इसमें रोग भी लगेंगे और इसमें खरपतवार के पौधे भी उगेंगे। क्या उगेंगे साथियों? खरपतवार के पौधे भी उगेंगे। अब आप सभी को पता है ये क्या करते हैं? ये हानि पहुंचाते हैं किसको? फसल को क्या पहुंचाते हैं? हानि पहुंचाते हैं। अब अपन इनका मैनेजमेंट ही नहीं करेंगे, अपन इनका प्रबंधन ही नहीं करेंगे तो आप सभी को पता है क्या होगा? फसल का प्रोडक्शन नहीं होगा। फसल का प्रोडक्शन नहीं हुआ तो इसी नेचुरल फार्मिंग ये क्या काम की? तो इसलिए साथियों इन सभी का अपने को क्या करना है? अपने को मैनेजमेंट करना है। क्या करना है? मैनेजमेंट करना है। अब आप बोलोगे कि सर इसमें दे दो ना, इसमें तो हर्बिसाइड दे दो, इसमें इंसेक्टिसाइड दे दो और इसमें जो भी अपने जैसे बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया को नष्ट करने वाले और कवक है तो फंजीसाइड वगैरह ये सभी आप दे दो, सभी आप यूज कर लो फसल में। पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा था कि नेचुरल फार्मिंग में क्या होता है, ये केमिकल फ्री होती है। क्या होती है साथियों? केमिकल फ्री होती है। इसमें केमिकल का यूज नहीं किया जाता है। इसके साथ ही सर ये इसमें केमिकल का तो यूज नहीं कर रहे, फिर अपन किसका यूज करेंगे? इसमें यूज करेंगे प्राकृतिक पदार्थों का। मतलब वो क्या होंगे? केमिकल फ्री होंगे। उनका अपन क्या करने वाले हैं? यूज करने वाले हैं। कि सर ये कहां से प्राप्त होंगे? ये अपने को प्रकृति से प्राप्त होंगे, जैसे पशुधन वगैरह से प्राप्त हो गए। इससे इसके अलावा जो भी अपने प्रकृति में अपने फार्म पर ही जो चीजें अवेलेबल है ना, उसी से अपन क्रिएट करके और प्राकृतिक विधि से अपन कीटों का नियंत्रण करते हैं, खरपतवारों का करते हैं और इसी के साथ रोगों का क्या करते हैं? अपन मैनेजमेंट करते हैं। क्या करते हैं साथियों? मैनेजमेंट करते हैं। तो अच्छे से अपन क्लास में ही इस टॉपिक को याद करेंगे। और मैं एक चीज बता देता हूं, कोई भी अपन टॉपिक पढ़ते हैं ना तो उस टॉपिक में आपका मेन फोकस होना चाहिए किस चीज पर? कि इस टॉपिक को कॉन्सेप्ट क्लियर करके इसी क्लास में क्या करना है? याद करना है। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट में क्या समझ में आया? आपको समझ में आया होगा कि अपन कोई भी नेचुरल फार्मिंग करते हैं उसमें केमिकल्स का यूज नहीं करते हैं। तो आप सभी को पता है किसी भी फसल में आपके इंसेक्ट भी लगते हैं, डिजीज भी लगती है और खरपतवारें भी उगती है। अब कि सर इनका ही क्या करना है? कंट्रोल करना है। तो इनके कंट्रोल में लागत भी अधिक नहीं आनी चाहिए, सही, क्योंकि आप सभी को पता है प्राकृतिक अपने फार्म पर जो रिसोर्सेस अवेलेबल है उन्हीं से क्या करते हैं? इनका मैनेजमेंट करते हैं। प्राकृतिक विधि से क्या करते हैं? मैनेजमेंट करते हैं। तो अपन प्राकृतिक विधि से किस प्रकार से मैनेजमेंट करेंगे इसके बारे में क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला क्या आता है साथियों? इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट, सही। अब की सर ये पेस्ट क्या है? इस पेस्ट में साथियों आपके इंसेक्ट भी आ जाएंगे, डिजीज, मतलब वे सभी कारक आ जाएंगे जो क्या करते हैं? फसल को क्या करते हैं? फसल की उपज को हानि पहुंचाते हैं या फसल की उपज को कम करने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। वो सारे कौन से कैटेगरी में आते हैं? पेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले किसके बारे में देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे कीट और रोग प्रबंधन के बारे में। किसके बारे में देखेंगे साथियों? कीट और रोग प्रबंधन में। अब इसमें आपको क्या नहीं करना है? इसमें आपको केमिकल यूज नहीं करना है और इनका क्या करना है? मैनेजमेंट करना है। तो सबसे पहले देखो, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि प्राकृतिक खेती में क्या होता है साथियों। जैसे कीटों की बात करें, किसकी बात करें साथियों? कीटों की बात करें तो कीटों में आप सभी को पता है प्राकृतिक शत्रु होते हैं। इनके क्या होते हैं? प्राकृतिक क्या होते हैं? शत्रु होते हैं। अब ये किस प्रकार से होते हैं? ध्यान से समझना साथियों। जैसे आपके कोई भी ऐसा इंसेक्ट है, उसके अपन ने देखा था कि प्राकृतिक शत्रु होते हैं। प्राकृतिक शत्रु कैसे? जैसे कोई भी इंसेक्ट, ये कोई ए इंसेक्ट है, अब ये फसल को क्या पहुंचा रहा है? नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसको कोई भी बी इंसेक्ट है या बी कोई भी जीव है जो कि अपने वायुमंडल में ही अपने खेत में अवेलेबल है, अपने
एनवायरमेंट में क्या है, अवेलेबल है। ये बी इसको क्या कर देता है, कंट्रोल कर देता है, मतलब इसका मैनेजमेंट कर देता है। तो ये क्या कहलाएगा साथियों, ये इसका प्राकृतिक शत्रु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्राकृतिक शत्रु कहलाएगा। तो प्राकृतिक खेती में जो कीटों को है मुख्यतः प्राकृतिक शत्रुओं के द्वारा क्या करते हैं साथियों, मैनेजमेंट करते हैं। क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। और रोग जनकों के द्वारा प्राकृतिक रूप से क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। जैसे मान लो आप सभी को पता है कीटों में भी तो रोग लगते हैं, कीटों में भी तो क्या लगते हैं, रोग लगते हैं। तो उन कीटों का मैनेजमेंट किसके द्वारा हो जाता है, प्राकृतिक शत्रुओं से और रोग जनकों या पैथोजन से क्या हो जाता है साथियों, इनका कंट्रोल हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों, इनका कंट्रोल हो जाता है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। फसल पारिस्थितिकी तंत्र में प्राकृतिक शत्रुओं की उपस्थिति के अलावा पादप रक्षा तंत्र और प्रतिरक्षा प्रणाली पौधों की सुरक्षा में क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब इसको ध्यान से समझना साथियों, प्रतिरक्षा प्रणाली क्या आ जाएगी, प्रतिरक्षा प्रणाली। अब आप ध्यान से समझना इसको, एंटीबॉडी का नाम सुना है। मतलब इसका कहने का मतलब है एक कोई भी फसल है, फसल का कोई भी प्लांट है ना, तो उसमें डायरेक्ट कोई भी इंसेक्ट, कोई भी डिजीज क्या नहीं कर सकती है, आक्रमण नहीं कर सकती है। तो सर फिर किस हिसाब से करेगी, सबसे पहले कोई भी डिजीज जाती है ना, कोई भी इंफेक्शन फैलता है प्लांट में, तो उसके प्रति क्या दर्शाया जाता है, प्रतिरोध दर्शाया जाता है। क्या दर्शाया जाता है, प्रतिरोध। जैसे अपने शरीर की ही बात करें तो अपने शरीर में क्या होता है, जैसे ही कोई बीमारी आती है डायरेक्ट क्या नहीं करती, अटैक नहीं करती है, पहले उसके प्रति क्या दर्शाया जाता है, प्रतिरोध दर्शाया जाता है। अपने शरीर में जो एंटीजन है, एंटीबॉडी है, ये क्या लड़ेगी, ये पहले बीमारी से लड़ेगी। मतलब अपनी एंटीबॉडी अपने शरीर की ये किससे लड़ेगी, बीमारी से लड़ेगी। सही। इसके बाद में ही क्या होता है, जब वो हार जाएगी तो अपने अंदर क्या आ जाएगी, बीमारी का प्रवेश हो जाएगा। जैसे आपने सुना होगा कोरोना से हर कोई क्या नहीं हुआ साथियों, हर कोई इफेक्टेड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, उनकी एंटीबॉडी पर वो डिपेंड करता है कि एक तो एंटीबॉडी पर डायरेक्ट वो क्या डाल रहा है, अपना प्रभाव डाल रहा है। सही। एंटीबॉडी उसकी क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र उसका क्या है, कमजोर है, तो उसमें जल्दी अटैक होता है। और अगर वो मजबूत है, वो स्ट्रॉन्ग है, तो उसका क्या होगा, लेट इन्फेक्शन होगा। सही। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है कीटों के आक्रमण को कम करने और फसल की क्षति को कम करने के लिए रक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं। मतलब ये जैसे कीट रोग वगैरह होते हैं ना, इनमें क्या करते हैं साथियों, पहले ही रक्षात्मक उपाय बनाते हैं कि इनका प्रकोप ही नहीं हो जाए। जैसे कोई है अपने, जैसे मान लो पशुओं का एक क्या होता है, पशुओं को बांधने का जो स्थान होता है, जिसको अपन जो ग्रामीण भाषा है उसमें बाड़ा के रूप में या बाड़े के रूप में अपन उसको बोलते हैं। तो अपने जैसे ग्रामीण परिवेश है उसमें उसके नाम से जाना है। जैसे मान लो पशु आवास है, अब पशु आवास को आप क्या करते हो, ये इसका गेट है, जैसे मान लो, अब इस गेट को आप क्या करते हो, बंद करते हो। गेट को क्या करते हो, बंद करते हो कि बाहरी कोई भी, जैसे कोई भी पशु वगैरह है वो अंदर प्रवेश ना करे। सही। इसलिए आप पहले से क्या करते हो, रक्षात्मक, मतलब रक्षा करते हो पशुओं की। इसी प्रकार से पहले से क्या करते हैं, पहले से रक्षात्मक उपाय अपनाए जाते हैं नेचुरल फार्मिंग में। वो क्या क्या होते हैं, आगे की ओर अपन क्या करेंगे, उनकी चर्चा करेंगे। इसके बाद में देखो, यदि कीटों की संख्या आर्थिक स्तर को पार कर जाती है तो समय पर प्राकृतिक समाधानों द्वारा कुछ उपचारात्मक उपाय, देखो ध्यान से समझना दोनों उपायों को। एक तो अपन ने बात की रक्षात्मक उपाय, एक है उपचारात्मक उपाय। क्या है, एक है उपचारात्मक उपाय। दोनों को ध्यान से समझना साथियों। सबसे पहले क्या आता है, रक्षात्मक उपाय आता है। कौन सा आता है, रक्षात्मक उपाय आता है। रक्षात्मक का मतलब है साथियों, जैसे कोई भी इंसेक्ट है, क्या है, कोई भी इंसेक्ट है, तो उस इंसेक्ट का या कोई भी डिजीज है, उसको आने से पहले ही उसको क्या करना, अवॉइड करना, उसका बचाव करना, क्या आ जाएंगे, रक्षात्मक उपाय आ जाएंगे। एक आते हैं उपचारात्मक। अब उसका एक होता है साथियों, मतलब कौन सा होता है, आर्थिक स्तर। मतलब कीटों का क्या होता है, आर्थिक स्तर होता है। अगर उससे अधिक कीट चली जाती है ना, मतलब आर्थिक स्तर पर क्या करना चाहिए साथियों, उनको इकोनॉमिक लेवल पर
पर उनका मैनेजमेंट करना चाहिए। तो उसके अगर ऊपर चले जाते हैं तो अपने को क्या करना चाहिए, उपचारात्मक उपाय। फिर रक्षात्मक का काम नहीं चलेगा, फिर तो अपने को कौन से अपनाने हैं, उपचारात्मक उपाय अपनाने हैं। तो सबसे पहले है प्राकृतिक विधियों के द्वारा अपन किस प्रकार से कीटों की, रोगों के अपन क्या कर सकते हैं, अपन उनकी क्या कर सकते हैं साथियों, उनका रोकथाम कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आते हैं ये उपचारात्मक ही अपन मान सकते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाएगा प्रकाश और चिपचिपे पास। आई होप जानते होंगे प्रकाश और चिपचिपे पास क्या होते हैं। देखो इसमें क्या होता है साथियों, जैसे मान लो ये अपने क्या है, लाइट लगी होती है खेत में, 5-7 जगह क्या कर देते हैं, लाइट लगा देते हैं। लाइट लगाने के बाद में जब उनको रात को अपन जलाएंगे तो कीट क्या होंगे, आकर्षित होंगे, आकर्षित होके इस लाइट के टकराएंगे। लाइट के टकराने के बाद में नीचे पानी और मिट्टी का तेल अपन या केरोसिन का अपन घोल बनाकर डाल देते हैं। उस घोल में जैसे ही पड़ेंगे नष्ट हो जाएंगे। सही। चिपचिपे पास में क्या होता है साथियों, जैसे इसमें क्या होता है, लाइट वही लगी रहती है और चिपचिपा पास बना होता है, जिसमें क्या होता है साथियों, गुड़ का घोल या लेप अपन उसके लगा देते हैं और उसमें केमिकल डाल देते हैं। जैसे ही उसके आकर टच होंगे तो केमिकल के द्वारा क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो पहला समझ में आ गया प्रकाश और चिपचिपे पास। इसके बाद में आते हैं मित्र कीट। मित्र कीट है मतलब वो उनके साथी है, मतलब जैसे फसल के क्या है, मित्र कीट है। फसल के मित्र कीट है मतलब फसल को अगर अपने दोस्त को, इसकी मित्र कीट की, इस कीट की क्या है, साथी कौन है, फसल। अगर फसल को कोई भी नुकसान पहुंचाएगा तो ये मित्र कीट उसको क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। तो मित्र कीट के द्वारा कर सकते हैं। इसके साथ ही आता है बीजामृत से उपचार। मतलब इसमें क्या करते हैं, बीज को बोने से पहले ही क्या करते हैं, बीजोपचार करते हैं। क्या करते हैं, बीजोपचार करते हैं, बीज का क्या करते हैं, उपचार करते हैं। इसके साथ ही आता है पंचगव्य का छिड़काव। मतलब इसमें क्या करते हैं साथियों, पंचगव्य का छिड़काव करते हैं पौधवर्धक के लिए, कीटों के लिए और रोगों के लिए। मतलब पंचगव्य क्या होता है साथियों, पौधे को एक तो क्या करता है, पौधे की वृद्धि को क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसके साथ ही कीटों के प्रति प्रतिरोधी बनाता है पौधे को, रोगों के प्रति क्या बनाता है, उसको प्रतिरोधी बनाता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, पंचगव्य का छिड़काव। फिर इसके बाद में सीमावर्ती फसलें। सीमावर्ती फसलें का मतलब समझते हो क्या आप, सीमावर्ती या जो अपने ट्रे फसलें होती है, जैसे बाहर की ओर अपन कोई फसल लगा देते हैं और अंदर की फसल क्या हो जाती है साथियों, सेप हो जाती है। क्या हो जाती है, सेप हो जाती है। तो ये क्या होती है, सीमावर्ती फसलें। मतलब अपन सीमा पर क्या लाए, तो जो भी कोई इंसेक्ट वगैरह आएगा ना तो वो ओनली बाहर ही क्या करेगा, इसका आक्रमण करेगा, अंदर वाली जो फसल है वो क्या रह जाएगी, सेप रह जाएगी। इसी प्रकार से ट्रैप फसलें होती है। इसके बाद में आता है फेरोमोन ट्रैप। फेरोमोन ट्रैप में क्या होता है साथियों, ध्यान से समझना। इसमें एक कार्ड लगा होता है, एक कार्ड होता है, उस पर क्या होता है साथियों, उसमें जो आपको पता है, जैसे अपने को क्या करना है, कीटों में भी वही होता है। जैसे अपने को नर को आकर्षित करना है मादा की ओर, तो मादा का जो मादा जनन तंत्र का जो स्रावित जो पदार्थ है ना, उस स्रावित पदार्थ को उस कार्ड पर क्या कर देते हैं, लेप कर देते हैं। उस कार्ड पर क्या कर देते हैं, लेप कर देते हैं। अब आप सभी को पता है कि मादा की ओर नर क्या होगा, आकर्षित होगा। तो आकर्षित होगा इसकी सुगंध की सहायता से। इसे जनन पदार्थ, इस पदार्थ से जो स्रावित पदार्थ है, इस स्रावित पदार्थ की ओर क्या होगा, आकर्षित होगा। वो कीट क्या होगा, आकर्षित होगा। आकर्षित होते ही इसमें केमिकल भी लगा होता है, मतलब इसके साथ में केमिकल भी होता है। तो उससे क्या हो जाता है, वो कीट क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो ये अपने कौन से आते हैं, फेरोमोन ट्रैप आते हैं। इसके बाद में है पक्षियों के बैठने के लिए टी आकार की क्या होती है, खूटियां। अगर जैसे मान लो अपन जो पक्षी है, पक्षियों को बैठने के लिए टी आकार की खूटियां लगा देते हैं ना, तो आपको पता है पक्षी किसको नष्ट करते हैं, जो भी पैथोजन वगैरह है या कोई भी इंसेक्ट है ना, उनको नष्ट करने में क्या होते हैं, खाने में सहायक होते हैं। आपको पता है कोई भी पक्षी वगैरह, कोई भी कीट वगैरह होते हैं, जैसे आपने खेत देखा होगा, खेत में जैसे ही जुताई होती है तो उसमें पक्षी लगे रहते हैं, वो इंसेक्ट का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। तो ये अपने क्या हुई है साथियों, प्राकृतिक विधियों के द्वारा
द्वारा रोकथाम के क्या हुए, उपाय हुए। इसके बाद में देखो आगे की ओर, आगे अपन चलते हैं। फसल पारिस्थितिकी तंत्र में प्राकृतिक दुश्मनों की उपस्थिति के अलावा पौधों की रक्षा तंत्र और प्रतिरक्षा प्रणाली की जो क्या है मतलब महत्वपूर्ण भूमिका है। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्राकृतिक शत्रु होते हैं एक तो, इसके साथ ही अपने आते हैं कि रक्षा और प्रतिरक्षा प्रणाली भी क्या करती है, इनके अटैक को कम करती है। इसके साथ ही अपन देखते हैं आगे की ओर, आगे है साथियों कि जैसे मान लो कोई भी रोग है, कोई भी रोग का प्रकोप हो गया, तो रोग का प्रकोप हो गया, आपको पता है अपने खेत में क्या है, पैथोजन है, क्या है, पैथोजन है, रोगजनक है। जैसे ही अगली फसल बोएंगे अपने क्या हो जाएगा, रोग का प्रकोप हो जाएगा और अपन केमिकल यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस पर क्या करो, इस खेत पर आप घास फूस बिछा दो, क्या कर दो, घास फूस बिछा दो। घास फूस बिछाने के बाद में अंदर जो भी पैथोजन होंगे ना, वहां का अंदर का टेम्परेचर हाई होके, अंदर का टेम्परेचर 9 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। हाई होके जो अंदर के पैथोजन है, जो खरपतवारें वगैरह है, वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो पैथोजन को या रोग जनक जो है, इसको अपन ने देख लिया कि किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके अलावा द्रव्य जीवामृत का क्या करते हैं, यूज करते हैं, किसके लिए, रोगों को नियंत्रित करने के लिए। इसके साथ ही पौधों की बीमारियों को रोकने के लिए सीमावर्ती फसलों का और अंतर फसलों के साथ साथ में विविधता को बनाए रखना भी, मतलब सीमावर्ती फसलों का और जो इंटरक्रॉपिंग है, इनको भी क्या करते हैं, रोगों से बचाने के लिए यूज करते हैं। इसके साथ ही क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं, क्या अपनाते हैं, क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं कोई भी डिजीज से बचने के लिए। इसके साथ ही मल्चिंग वाला समझ में आ गया, तो इनको पॉइंट्स की सहायता से भी आप लिख सकते हो, जो मैं बता रहा हूं ना, उनको पॉइंट्स के हिसाब से भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो। इसके बाद में आपकी जब भी एग्जाम हो तो उसमें पॉइंट्स की सहायता से ही लिखना है, इसमें मैंने थ्योरी भी बताई है ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। इसके बाद में अपन चलते हैं निवारक उपाय। निवारक उपाय को एंड में अपन देखेंगे। सबसे पहले देखो अपने आता है वीड मैनेजमेंट। क्या आता है, वीड मैनेजमेंट। क्या आता है साथियों, वीड मैनेजमेंट। आपको पता है कि जो अपने वीड है, जैसे कोई भी वीड है, तो ये वीड खरपतवार का आक्रमण कब होता है, ध्यान से समझना साथियों, एक कॉन्सेप्ट से ही आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा कि खरपतवार का आक्रमण कब होगा। खरपतवार का आक्रमण ऐसे नहीं है कि हवा के द्वारा आ गई या कैसे भी आकर उग गई, बहुत कम होता है, रेयरली केस में, पर ये किसी ना किसी की सहायता से, जो वीड के बीज है, वीड के जो सीड है, ये सीड क्या होते हैं, किसी ना किसी के साथ में अपने खेत में प्रवेश कर जाते हैं और फिर इनका क्या होता है, आक्रमण होता है, ये खरपतवारें ग्रो होती है। तो सबसे पहले कि इनकी एंट्री को ही रोक दो। अगर इनकी खेत में एंट्री को ही रोक देंगे तो आपको पता है, जैसे मान लो एक बार आप क्या कर लो, एक बार मल्चिंग कर लो। जैसे अपना खेत है, खेत में घास फूस बिछाकर क्या कर देंगे, अपने मल्चिंग कर देंगे, 9 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाएगा, जो खरपतवारें होंगी अंदर ही नष्ट हो जाएगी जलकर। सही, पहले अब कोई खरपतवार नहीं है अपने खेत में। अब अपने को क्या ध्यान में रखना है, अब एक ही चीज ध्यान में रखनी है। जैसे मान लो अब आप बोलोगे कि सर मल्चिंग के द्वारा आपने मैनेजमेंट तो बता दिया, पर अब आप ये बताओ सर कि जो मल्चिंग है, मल्चिंग से आप मैनेजमेंट बता रहे हो, तो मल्चिंग का यूज अपन खड़ी फसल में कैसे करें। तो आपको पता है ये अपनी खड़ी फसल है, यहाँ पर जैसे पौधा है, यहाँ पर पौधा है, यहाँ पर पौधा है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, जैसे मान लो इतने अंतराल पर है, तो यहाँ पर पेड़ की जगह को तो छोड़ दो और बाकी को सभी को क्या कर दो, घास फूस से आप क्या कर दो, कवर कर दो। घास फूस से क्या कर दो, कवर कर दो। घास फूस भी कैसी होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए। सूखी घास फूस से क्या कर दोगे, कवर कर दोगे। अभी ये जो कवर की हुई जगह है ना, यहाँ पर क्या नहीं उग सकेगी, यहाँ पर खरपतवारें नहीं उगेगी। क्या नहीं उगेगी, खरपतवारें नहीं उगेगी। तो खड़ी फसल में भी ये क्या है, कारगर है मल्चिंग, और जो अपनी फसल नहीं है उस टाइम भी है। अब ये तो अपन ने कर लिया कि उगने के बाद में अपन क्या करें, और जमीन में जो बीज है उनका क्या करें। अब जमीन में भी बीज नहीं है, उगी हुई भी नहीं है। अब अपने को क्या ध्यान में रखना है, एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि अपने जो अपने वीड का जो एंट्री है, वीड की एंट्री को ही रोक दो। अब देखना कि वीड की एंट्री कहां से आती है। एक तो आती है आपके मेन्यूर्स के साथ में, मतलब जो खाद्य वगैरह यूज में लेते हैं ना, जैसे गोबर की खाद वगैरह, FIM वगैरह, उनका क्या रखो, ध्यान रखो
हो, मतलब उनमें क्या नहीं होनी चाहिए, खरपतवार के बीज वगैरह नहीं होने चाहिए। पहली चीज तो ये आ जाती है। दूसरी आती है अपने मल्चिंग मटेरियल। मल्चिंग मटेरियल ऐसे नहीं कि वो उगने वाला हो, वही उग के क्या कर दे, खरपतवारों के बीज कर दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसके साथ में आता है अपने आता है इंटर कल्टीवेशन इक्विपमेंट्स, मतलब जैसे इंटर कल्टीवेशन के लिए अपन जो भी यंत्र यूज मिलते हैं उनके साथ में कोई बीज बीज लगा हुआ हो खरपतवार का, तो वो ऐसे नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही एनिमल्स, आपको पता है पशु एक खेत से दूसरे खेत में जाता है तो उनके पैरों वगैरह के जो वीड की जो सीड है वो क्या हो जाते हैं, लगे होते हैं और वो दूसरे खेत में चले जाते हैं। इसके साथ ही अपने आता है वाटर, जल के साथ में भी क्या जाता है साथियों, खरपतवारों के बीज आ जाते हैं। इसके साथ ही एक और आता है ह्यूमन, क्या आता है, ह्यूमन। ह्यूमन क्या होता है, जैसे मानव क्या करता है, थ्रेशिंग करता है, क्या करता है साथियों, मानव थ्रेशिंग करता है और हार्वेस्टिंग करता है। अब थ्रेशिंग के टाइम में क्या होता है साथियों, थ्रेशिंग के टाइम में जब भी वो थ्रेशिंग करता है ना, तो थ्रेशिंग में जैसे मान लो स्टोरेज के लिए वो कोई जो भी जैसे स्टोरेज के लिए जो भी यूज में ले रहा है जैसे बोरे वगैरह, तो वो क्या होनी चाहिए, खरपतवारों से रहित होने चाहिए। बीज वगैरह ले रहा है वो खरपतवारों से रहित होने चाहिए। इसके साथ ही जो भी इक्विपमेंट, जो भी यंत्र, जो भी उपकरण, जो भी साधन यूज में ले रहा है, रिसोर्सेज यूज में ले रहा है, वो सारे क्या होनी चाहिए, वो खरपतवार मुक्त होने चाहिए। तो ये सारे पॉइंट समझ में आ गए और इसमें लिख भी सकते हो जो मैंने बताया वो, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है क्रॉप रोटेशन, मतलब जैसे मान लो गेहूं में कोई खरपतवार लग रही है, जैसे गेहूं में गेहूंसा कोई खरपतवार लग रही है, क्या लग रही है, गुल्ली डंडा या गेहूंसा क्या लग रही है, खरपतवार लग रही है। अब आपको पता है 4 साल तक इसको मत लगाओ और 4 साल तक कोई अदर फसल का क्रॉप रोटेशन अपना लो। अब ये क्या हो जाएगी, ये आपको पता है गेहूं में ही लगती है, तो ये क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। 4 साल तक इसके अवशेष क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से खरपतवारों से अपन क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। यही किस में आ जाएगा, यही कीटों में आ जाएगा और यही क्या आ जाएगा, रोगों में आ जाएगा। इसके साथ आता है नेक्स्ट आता है मल्चिंग। मल्चिंग का दोनों मैंने उपाय बता दिए, एक तो खड़ी फसल में और एक जैसे कोई भी फसल नहीं है वहां पर भी मैंने बता दिया। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। इस प्रकार से होता है साथियों, जो अपन मल्चिंग वगैरह अपनाते हैं ना, इस प्रकार से मल्चिंग की क्रिया होती है। फोटोज वगैरह आप देख सकते हो। इसके बाद में अपन चलते हैं साथियों आगे की ओर। आगे अपने आता है क्या साथियों, कीट और रोगों का प्रबंधन। क्या आ जाएगा, कीट और रोगों का प्रबंधन। इसके पहले अगर मैं बता देता हूं साथियों, अगर आप जैसे मान लो फर्स्ट ईयर में हो और आपकी एसके यूनिवर्सिटी की एग्जाम भी आ गई है, तो उनकी एग्जाम की अगर तैयारी आपको प्रॉपर तरीके से बढ़िया तरीके से करनी है तो ब्राइट एग्रो क्लासेस पर क्लासेस, नोट्स, पेपर सॉल्यूशन सब कुछ है। क्लासेस एक दिन पहले भी स्टूडेंट आराम से ले सकता है मेन मेन टॉपिक्स की। इसके साथ में कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कंप्लीट क्लासेस भी ले सकता है, तो वहां पर पेपर सॉल्यूशन वगैरह प्रॉपर गाइडेंस के रूप में पढ़ा है। इसके साथ ही अगर आपको वहां से पढ़ना है तो ऐप को डाउनलोड करना, ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कंप्लीट है वहां पर मटेरियल, कहीं पर भी कोई भी टॉपिक आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। कोई भी डाउट आता है व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो। और उसकी आपको पता है अभी ऑफर भी चल रहा है, ओनली 20 रुपए में अवेलेबल है पर सब्जेक्ट, तो पूरा कितने में आ जाएगा, 199 में आ जाएगा। इसके साथ ही अगर कोई भी स्टूडेंट इच्छुक है जिसको नहीं पता है अभी तक, तो 8690596638 इन नंबरों पर आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इसके साथ ही अपन मिलते हैं आगे की ओर। आगे देखो, आगे है अपने कि कीट और रोगों का प्रबंधन किस प्रकार से कर सकते हैं, प्रकाश और चिपचिपे पास के द्वारा, मित्र कीटों के द्वारा और पौधों का अर्क जैसे नीमास्त्र। ये अपन ने बात नहीं की थी, ये तो अपन ने बात कर ली थी वहां पर। जैसे किसका यूज करेंगे, नीमास्त्र यूज करेंगे, 10 पर्णी कांस से इनका क्या करेंगे, यूज करेंगे। और इनके यूज से अपन क्या कर लेते हैं साथियों, अपन इस प्रकार से बनाते हैं और इस प्रकार से निर्माण करके अपन क्या कर सकते हैं, कीटों का और रोगों का क्या कर सकते हैं, इनके द्वारा मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये पौधों के अर्क से प्राप्त होते हैं, नीमास्त्र वगैरह, 10 पर्णिकाश्य वगैरह। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आते हैं निवारात्मक या रक्षात्मक, मतलब अभी तक क्या नहीं हुआ है, रोग कीट का क्या नहीं हुआ है, आक्रमण नहीं हुआ है। आक्रमण होने से पहले क्या करना है, अपने को रक्षात्मक उपाय अपनाने हैं। बीजामृत से क्या करो, उपचार करो। पंचगव्य का क्या करो, छिड़काव करो। फसल विविधता अपनाओ।
सीमावर्ती फसलों का यूज करो, ट्रे फसलें या कीटों को आकर्षित करने वाली फसलों को उगाना, पीली सफेदी नीली चिपचिपी प्लेट्स का यूज करना, प्रकाश पंच या प्रकाश पास का यूज करना, इसके साथ ही एक इसका फेरोमोन ट्रैप का यूज करना, और पक्षियों के बैठने के लिए टी आकार की खूंटियां लगाना। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आते हैं निवारक, मतलब क्या हो गए साथियों, आक्रमण हो गया कीट या रोग का। अब क्या करें, तो अब स्वस्थ बीजों का क्या करना है, चयन करना है, रोग प्रतिरोधी किस्मों का क्या करना है, चयन करना है, बीजामृत से बीजों को क्या करना है, उपचार करना है। इसके बाद में बुआई का समय समायोजित, ये पहले का ही है साथियों। रोकथाम पहले अपन ने बात कर ली थी कि अगर आक्रमण हो जाता है तो क्या करें, तो वो तो पहले रोकथाम में अपन ने बात कर ली थी। इसके बाद में ये निवारक है, मतलब उनका निवारण पहले से ही करके चले। सीमावर्ती फसलों और अंतर फसलों के साथ में विविधता अपनाई, मल्चिंग या पलवार, इसको आच्छादन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, आच्छादन के नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप आप सभी को आज का अपना जो खरपतवार कीट रोग प्रबंधन का जो अपने नेचुरल फार्मिंग में टॉपिक था, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।